उसमें बदलाव की अभी कोई संभावना नहीं है। आप अभी राजस्थान में किसी व्यक्ति को अपनी जाति के अलावा दूसरे को वोट देने के लिए तैयार कर लें, अभी ऐसा माहौल बना नहीं है। लोग अपनी जाति के अनुसार ही वोट देते हैं। हम लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, इस बार स्वीकार कर रहे हैं। उसको लेकर आप क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ कोई बदलाव की संभावना है? नहीं, उसमें बदलाव की अभी कोई संभावना नहीं है। आप अभी राजस्थान में किसी व्यक्ति को अपनी जाति के अलावा दूसरे को वोट देने के लिए तैयार कर लें, अभी ऐसा माहौल बना नहीं है। लोग अपनी जाति के अनुसार ही वोट देते हैं। हम लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, इस बार स्वीकार कर रहे हैं। पिछले साल से लगातार इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और हमारी एक आदत है कि हम मुद्दों को लेकर चलते हैं तो सरकार को ये नहीं करते कि ज्ञापन दे रहे हैं ये करो। हम लोग पूरा डिटेल्ड समाधान देते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है, हमारे पास ये जगह है, हमारे पास ये पैसा है, सरकार का ऐसे करें तो ऐसा हो सकता है। बछड़ों को लेकर पिछली बार दिसंबर में हम लोग उतरे मैदान में, स्टेचू सर्कल जयपुर में हमने एक लंबी चेन बनाई 5 किलोमीटर की और सरकार को ये कहा कि इनका ध्यान दो। ये बहुत छोटा इशू नहीं है बछड़ों का, आपको लग सकता है, लेकिन रोड पे खड़े हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, गलियों में। हमारी पार्टी को लोगों ने स्टाम्प वाली पार्टी कहा था क्योंकि हमने गारंटी दी थी लिख के कि हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे और आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। लेकिन पिछली बार अगस्त में हमारी पार्टी बनी और नए थे एकदम, संगठन का आधार थोड़ा कमज़ोर था, फिर भी हम लोग लड़े। 22,000 गाँव हम लोग गए और हम लोगों ने लोगों को विश्वास दिलाया। लोगों को बात भी अच्छी लगी कि अगर ऐसा राजस्थान बनता तो और क्या चाहिए। उसके बाद उस चुनाव के बाद से फिर हमने ग्राउंड वर्क शुरू किया। करीब 10-12 मुद्दों पर हमने काम शुरू किया और 10-12 मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है कि किसान को उसकी खेती को सुरक्षित कैसे करवाया जाए, उसको घाटा न। फसल बीमा योजना पर हमारी पार्टी की मोहर लगी हुई राजस्थान में कि फसल बीमा योजना पे सबसे ज़्यादा काम हमारी पार्टी कर रही है। आज भी ये सब लोग जब टिकटों के चुनाव के चक्कर में घूम रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव में खड़ा, नागौर के गांव में खड़ा है, भीलवाड़ा के गांव में खड़ा है, झालावाड़ के गांव में खड़ा है। डेली खूब सारी हमारे पास फोटो जाते हैं, साहब मैं यहाँ पे फसल कटाई करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फसल कटाई करा रहा हूँ। और हमारी मेहनत का नतीजा है। पिछली बार खरीफ के मौसम में नागौर को रिकॉर्ड क्लेम मिला था 280 करोड़ रुपया, जो कभी नहीं मिला। 30 करोड़ 50 करोड़ ये हाईएस्ट होता था। हमने जब फसल कटाई कराई तो पहली बार पता लगा क्लेम ऐसे मिलता है कि, वरना लोग ये सोचते थे कि प्रीमियम बढ़ते हैं, क्लेम कभी आता नहीं। उसके बाद हमने बछड़ों के लिए कार्यक्रम शुरू किया और नागौर के लिए इतना प्रासंगिक बन जाता है मुद्दा कि जहाँ पर 3 बड़े मेले बढ़ते थे स्टेट लेवल के, वो सारे मेले बर्बाद हो गए। बछड़े रोड पे घूम रहे हैं, सड़क रहे उठा के, और आप इसके बारे में कोई बात नहीं करते। और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, पत्रकार बंधु, के बछड़ों के बारे में कोई पार्टी बात नहीं कर रही। आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि ये समस्या है राजस्थान की, जबकि दिख रही है रोड पर। ना फसल बीमा के बारे में कोई पार्टी बात कर रही है। तो उस मुद्दे को लेकर हम यहाँ तक तो आ गए कि बछड़ों को, गोचर को, नरेगा को और गौशाला को, इनको आपस में जोड़ दिया जाए। और नागौर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में जितनी भी गौशाला हैं, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर जिले के लोगों का, गांव-गांव में जो बैठे हैं, जितनी भी राजस्थान में गौशालाएं, उसमें से आधी गौशालाएं नागौर में, तो 2500 लगभग गौशालाएं, उसमें से 1263 गौशालाएं नागौर जिले के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नागौर के समाज में तो हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन सरकार ने साथ नहीं दिया, तो बछड़े घूमने लग गए। तो हमने इसका एक तो समाधान बताया, गोचर का डेवलपमेंट करो। हजारों बीघा गोचर हमारे पास पड़ी है और हमने उसका कैलकुलेशन लगाया कि 1 बीघा गोचर को डेवलप करने में कितना रुपया लगता है और उसमें आप कितने जानवरों को पाल सकते हैं और आपको कितना रुपया कहाँ से आएगा। हमने कहा नरेगा का पैसा जो आप लगा रहे हो खड्डे खोदने में, उसको चेंज कर दो और इस काम में लगा दो। जगह हमने बताई 20 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ी। फिर एक हमारी नवाचार की योजना है कि बछड़ों से हम बिजली बना सकते हैं, उससे बिजली बनती है और 20 बछड़े एक गांव की पूरी बिजली को दे देंगे आपको जितनी चाहिए। और बछड़ा जब बिजली बनाता है तो उसके ऊपर खर्चा आता है 100 रुपया रोज का, वो 200 रुपये की बिजली आपको देता है। और बहुत बड़ी टेक्निक नहीं, हम लोग चांद पे जाकर पानी ढूंढ रहे हैं बिना मतलब, उसकी बजाय इस बछड़े को आप ऐसे घुमाओगे तो उससे बिजली बन जाती है आराम से। और ऐसे हमने प्रोजेक्ट उनको कर करके दिखाए। गोचर हमने रायबलवाड़ा, यहाँ ओशिया के पास में गांव है, वो हमने गांव के लोगों के साथ मिलकर डेवलप करके बताई है कि ऐसे गोचर डेवलप की जाती है, ऐसे बछड़े चलेंगे। लगभग 1200 बीघा गोचर वहाँ पे डेवलप हो। फिर हम लोग गए पाली में, वहाँ पे मेहंदी होती है, आप लोग मेहंदी को यूज़ करते हैं। मेहंदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी भी मेहंदी को गवर्नमेंट फसल नहीं मानती, उसको क्रॉप ही नहीं मानती है। जब आप उसको क्रॉप ही नहीं मानते तो सरकारी विभाग की कोई सहायता उन किसानों को नहीं मिलती है। लोगों ने मेहंदी की खेती छोड़ के बाहर जाना शुरू कर दिया। हम लोग गए वहाँ पे पाली में, हमने मूवमेंट उठाया और 1 साल का नतीजा है कि आपकी नागौर की इस पार्टी ने जाके पाली में और मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाया। और वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए अभिनव राजस्थान पार्टी के नाम से कि इन्होंने मेहनत की और मेहंदी को फसल घोषित किया। इस साल पहली बार फसल बीमा हुआ मेहंदी का, जो अभी तक नहीं होता था। आपको जानकर अचरज होगा कि मेहंदी जब कटाई करते हैं तो उस समय एक मजदूर की रेट होती है 2000 रुपये।
इतनी सेंसिटिव फसल है कि अगर उसको रातों रात आप नहीं काट लोगे तो पूरी मेहंदी बर्बाद हो जाती है। बीमा नहीं होता, हमने बीमा कराया उसका, और विद प्रूफ हमारे पास लेटर है, विद प्रूफ है कि अब तो प्रूफ है, और अब सोशल मीडिया, अब आप कह ही नहीं सकते बिना प्रूफ के। वो काम हमने किया है। ये जो सांबर झील है, इसका मुद्दा लेकर हम लोग 2 साल से चल रहे हैं। आप लोगों को पता हो या ना हो, ये सांबर झील जो है, इस पर केंद्र सरकार का अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा है। और जो राजस्थान के लोग, आसपास के लोग नमक बनाते हैं, उसको अवैध कहा जा रहा है। हमने इस मुद्दे को लिया, हमने उनको कहा आप तो एक कागज़ बता दो कि ये झील आपकी है। और पहली बार अपने राजस्थान पार्टी की मेहनत से ये साबित हो गया कि झील इनकी नहीं है, ये झील राजस्थान सरकार की है। इनको लीज पे दी थी, लीज का टाइम खत्म हो गया, अब राजस्थान सरकार को वापस मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ढीली है, ये ले नहीं पा रही है। और आसपास के जो लोग हैं वो उसमें से नमक बनाते हैं, लगा चोरी कर रहे हैं, जबकि हमारा पारंपरिक अधिकार है। 1000 साल से हमारी झील है, और ये हमारा नागौर और सांबर इसके लिए जाना जाता है। जब चौहान लोग यहाँ पे रहते थे, इस झील के कारण कमाई होती थी। फिर हमने मकराना के मार्बल का मुद्दा लिया, उसको भी हमने एक धरोहर माना। उसकी तह में गए कि आखिर मार्बल बर्बाद क्यों हो रहा है, मकराना का मार्बल जिसका इतना बड़ा नाम था। तब हमको पता चला कि 2002 में राजस्थान की गवर्नमेंट चुपके से कुछ दलालों के साथ मिलके मार्बल की परिभाषा ही बदल दी, मकराना बर्बाद हो गया। हमने वहाँ से उस बात को वापस उठाया कि ये धरोहर है हमारी, मार्बल हमारी धरोहर है, सांबर का नमक हमारी धरोहर है, सोजत की मेहंदी हमारी धरोहर है। इस पर हमने खूब काम किया। आपको पता होगा, आप जो मेहंदी यूज करते हैं, ये सारी मेहंदी नकली है, बाजार में जाकर यूज करते हैं। जो भी मेहंदी ऐसे काले काले से रंग आता है, दैट मीन्स वो बिल्कुल नकली है। आप महिलाओं को बता सकते हैं कि वो नकली मेहंदी यूज कर रहे हैं, उसमें केमिकल है, उससे चमड़ी खराब होती है। ओरिजिनल मेहंदी होती है एकदम लाल सुर्ख रंग की होती है, अलग तरह से वो होती है, उसका तो मामला ही अलग है। उसके आयुर्वेदिक वो हैं कई उपयोग। फिर गंवार पे हमने काम किया कि ये जो गंवार है, ये 6000 रुपये क्विंटल जो बिक रहा है गलत है, इसका असल में भाव 1 लाख रुपया क्विंटल है। और हम लोग खुशनसीब है कि ग्वार केवल और केवल नागौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में होता है, पूरी दुनिया में कहीं ग्वार होता ही नहीं। तो जहाँ तेल की इकाइयाँ खोदते हैं वहाँ पर इस ग्वार का उपयोग होता है। लेकिन जो होल्डर्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो 3-4 साल का स्टॉक खरीद के अपने यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ के किसान को फायदा नहीं मिलता। उस पर हमने जन जागरण किया, उसके लिए तो हम जाने जाते हैं। आप राजस्थान किसी गाँव में जाकर बोलोगे ग्वार का भाव, तो आप भाई बोलेंगे अभिनव राजस्थान पार्टी को पता है। अंदर अंदर रह के हमने खूब सारा काम किया। फिर हम ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हुए, और ट्रक ड्राइवरों के लिए हमने जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, उनके पोस्टर लगाए कि इनके साथ आप ऐसा क्यों करते हो। पहली बात, आप इनको लूटते हो, फिर इनको कोई सुविधा नहीं है। कोई ट्रक ड्राइवर अपने घर से निकलता है 15 दिन के लिए, तो कहीं उसको सुविधा नहीं है, इतना टोल देता है, इतना तेल वो देता है, इतने टायर वो लेता है, लोग कहीं भी सुविधा नहीं है। तो अधिकतर ट्रक ड्राइवरों को पाइल्स की बीमारी, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, जब तक सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी उसके बाद पैसा भी होता है, रुक नहीं सकता। उनकी बात पहली बार अभिनव राजस्थान पार्टी ने उठाई कि इनको भी सुविधा चाहिए, ये भी हमारे आर्थिक मोर्चे के सिपाही हैं, ये कम नहीं है, आपका माल एक जगह से दूसरे जगह ढूंढते हैं, इनको आप इज्जत नहीं देते हो, नीचे उतारते हो, गाली गलौज करते हो, डंडे मारते हो इनके उस पर, ये ठीक नहीं है। उनके साथ हम लोग खड़े हुए। फिर हम लोग प्रवासी राजस्थानी जो बाहर रहते हैं राजस्थान से, उनके साथ खड़े हुए। ये हमारा 2-3 साल का काम है जो आपको बता रहा हूँ। 60 लाख राजस्थान के ऐसे युवा हैं जो बाहर रहते हैं, ये संख्या कम नहीं है। 60 लाख की संख्या सऊदी अरब में रहता है, कुवैत में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, कर्नाटक में रहता है। वो अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ से गए, भी नहीं कि वो वापस कैसे आएंगे। जबकि हम लोगों को पता है कि सऊदी अरब ने एक नीति बनाई है, दुबई ने नीति बनाई है कि 2030 तक उनको अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देना। फिर ये हमारे भाई वहाँ से निकल के आएंगे, इनकी क्या हालत होने वाली है, उस पर केवल आपकी अभिनव राजस्थान पार्टी ने काम किया। ऐसे खूब सारे मुद्दों पर हमने पूरे साल, 2 साल से हमने लगातार काम किया है और सरकार को जगाया, और सारा ऑन रिकॉर्ड है। संसाधन हमारे पास कम है, हम इस मोबाइल से ज़्यादा काम चलाते हैं। संसाधन कम है, इसके कारण से हम इससे काम चलाते हैं, लेकिन काम हमने इतना किया है कि और कोई पार्टी इसके बारे में सोच नहीं सकती। अब ये जो हमने काम किया है, तो इसकी परीक्षा होगी कि हमारा काम बोल रहा है, लोगों में नहीं बोल रहा है, तो परीक्षा होती है किसी मीटिंग से। अब 2 अक्टूबर को यहाँ पर वो मीटिंग होने वाली है, और ये जितनी भी पार्टियां घूम रही है, कोई रथ लेके घूम रही है, कोई कुछ लेके घूम रही है, आप लोग उस घटना के गवाह बनेंगे कि इतनी बड़ी मीटिंग किसी पार्टी की अभी तक नहीं हुई। इतने ज़्यादा लोग, जहाँ जहाँ गाँव में हमने उनके साथ रहकर काम किया, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर हमने इसलिए चुना है क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारा एक मुद्दा दूसरा ये भी है कि हम वार्ड सभा को चाहते हैं, वार्ड सभा बहुत मजबूत हो। उस पर हमने खूब काम किया, हमने यहाँ धरना दिया, हमने बीकानेर में धरना दिया, उनको लिख के दिया, या प्रमुख साहब से मिल के आए कि आप किस काम क्या आपका, आप गांव गांव में घूमो, गांव को संभालो, पंचायती राज व्यवस्था। नागौर में जिला प्रमुख अगर ये बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानता, इसका मतलब क्या, पंचायती राज खत्म हो गया। यहाँ के अधिकारियों ने कहा हम पंचायती राज का एक संग्रहालय बनाएं, तो मैं उन पर हंसा, मैंने कहा आप संग्रहालय बना के इसमें रख दो, क्योंकि आपसे चला तो है नहीं है।
तो 2 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम करना हमको वो इसलिए करना है कि यहाँ से नेहरू जी ने उद्घाटन किया था 1959 पूरे भारत में पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए, गांव का राज गांव को सौंपना। किसको समर्पित किया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का असल सपना क्या था। बाहर से जैसे मोदी जी का उनका सफाई का सपना था, ये एक छोटी सी बात पकड़ के वो लेके आए। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना था ग्राम स्वराज्य, जो उन्होंने लिखा था। जब उनसे पूछा था गांधी जी आपका भारत कैसा होगा, आप क्या सपना देखते हैं, क्योंकि वही एक आदमी था जिसकी फिलोसफी पे सारा कुछ मूवमेंट खड़ा हुआ। उनसे पूछा कैसा भारत होगा, तो उन्होंने कहा मेरा भारत वो होगा जिसमें गांव का राज होगा, गांव अपना राज खुद करेगा। ग्राम स्वराज्य उनकी किताब का नाम है। उसमें डिटेल में उन्होंने बताया कि हमारे गांव कैसे होंगे, और ये पंचायती राज व्यवस्था उसी सपने को पूरा करने के लिए बनाई गई। लेकिन उस सपने और पंचायती राज के बीच में इतना गैप हो गया है, अब पंचायती राज का मतलब सिर्फ नरेगा हो गया। लेकिन वो जो काम महात्मा गांधी ने सोचा था कि हमारी खेती, हमारा पशुपालन, हमारे कुटीर उद्योग, उनके बारे में किसी ने सोचा। आप गांव में जाकर किसी दर्जी को आपके लिए सरकार ने कभी कुछ सोचा है क्या? वो कहेगा मेरे लिए तो किसी ने आज तक बात ही नहीं की। दैट मीन्स महात्मा गांधी ने जो सोचा था प्रोडक्शन गाँव में होगा, फिलोसफर आदमी थे वो, गाँव में प्रोडक्शन होगा, वो शहर में जाएगा, शहर मजबूत होंगे, शहर मजबूत होंगे, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी। इतना ज़्यादा 100 साल पहले का उनका विजन था, आज भी सही है। लेकिन चीन ने पकड़ लिया उनके फॉर्मूले को, जो कम्युनिस्ट कंट्री कहलाता उसने गांधी जी वाला फॉर्मूला पकड़ लिया, अपने गाँव को मजबूत कर दिया। गाँव में साइकिल बनती है, गाँव में हर चीज़ बनती है, चीन मजबूत हो गया। हम लोग अभी भी गांधी की फिलोसफी पर नहीं चल रहे हैं, हम पैसा ऊपर ही ऊपर फेंके जा रहे हैं, गाँव को कमजोर करते जा रहे हैं। और आदमी गाँव छोड़ रहा है, युवा गाँव छोड़ रहा है, परिवार गाँव छोड़ रहे हैं, गाँव कमजोर हो रहा है। इसलिए नागौर से कर रहे हैं, इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर को यहाँ पे, कि ये वही जगह है जहाँ से वो सपना देखा था महात्मा गांधी का। और पहली बार महात्मा गांधी की जयंती इतनी बड़ी संख्या में मनाई जाएगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री जाके उनको माला पहना देते हैं, हमारे ये मुख्यमंत्री ये करते हैं कई बार क्लेम कि मैं गांधीवादी हूँ, जो दिन में 25 लाख रुपए के हवाई जहाज से उतरते हैं यहाँ पे जयपुर से जोधपुर के बीच में, और वो गांधीवादी बनते हैं। गांधी जी ने तो कहा था कि सरकार का पैसा ऐसे खर्च करना जैसे आपका खुद का पैसा। तो वो वहाँ से जयपुर से नागौर आप जो देखो, कभी कार से भी तो आ सकते हैं, तो ज़्यादा खर्चा नहीं हो, 5-7 हज़ार में काम हो सकता है। उसकी जगह आदमी 25 लाख खर्च करके अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। तो गांधी जी की एक भी बात पे ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ किया, जो गांधी जी के नाम पे इन दिनों खूब सारा वो काम करने का दिखावा करते हैं, और ना मुख्यमंत्री ने किया। यानी गांधी जी का ग्राम स्वराज का काम आपने नहीं किया। गांधी जी का सादगी से जीना, आप बिल्कुल सादगी से नहीं, राजा महाराजा से भी ज़्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हैं। और कुटीर उद्योगों के बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ कारीगर बर्बाद हो रहे हैं। नागौर तो उनका गढ़ है, आप किसी से जाकर पूछ लो तुम्हारे लिए सरकार ने क्या किया, वो बोले कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो वो जो काम सोचा था उन्होंने, और ग्राम सभा का काम, वार्ड सभा का काम बिल्कुल बंद है। आप गांव में जाके किसी वार्ड पंच को पूछ लो आपका क्या काम है, वो कहेगा मेरा तो कोई काम ही नहीं है। आप इलेक्शन करा रहे हो वार्ड पंच का, क्यों करवा रहे हो? नियम क्या है? नियम यह है कि वार्ड पंच के हाथ में पूरी सत्ता रहेगी वार्ड की। 93 का एक्ट यह कहता है कि वार्ड पंच MP MLA से ज्यादा मजबूत होगा, और वार्ड सभा में किया गया निर्णय फाइनल होगा। 30 साल के बाद भी वार्ड पंच कहता मेरे पास कोई काम नहीं, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। वो काम भी हमने लिया है। पुलिस सुधार को लेकर हमने खूब सारा काम किया है, तो काफी 10 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिनियम 2007 बन गया इसको लागू करो यार। कब तक ये पुलिस और जनता के बीच में डिस्टेंस रहेगी? लोग अभी तक भी नहीं जानते कि CLG क्या होती है। आप लोग भी जाके CLG को कवर करके आते हैं, और वहाँ पे डिप्टी साहब बैठे होते हैं, यहाँ पे थानेदार जी बैठे होते हैं, यहाँ पे कोई बैठे होते हैं, बिल्कुल इलीगल है। CLG का मतलब है यहाँ पब्लिक का आदमी बैठेगा, यहाँ हमारे वो सचिव हैं थानेदार, वो बैठेंगे, वो बताएंगे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हर महीने में आके वो लोगों को बताएंगे। अब यहाँ तो अभी भी इतना खौफ है, CLG में जो मेंबर है उसने अभी तक ये कागज नहीं पढ़ा कि मेरा ड्यूटी क्या है। वो भी सोच रहा है ठीक है थानेदार जी से राम राम कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पढ़ के नहीं जाता हमारा नागरिक कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ CLG में। तो उसकी ड्यूटी आज तक किसी ने बताई नहीं, और पुलिस उसको ड्यूटी क्यों बताएगी? वो भी हम चाहते, जवाबदेही समिति कभी नहीं बनी, पहली बार हम लोगों ने बनवाई तो भी इन्होंने बदमाशी कर दी कि पॉलिटिकल लोगों को बना दिया, जबकि स्पष्ट लिखा है पॉलिटिकल लोग इनके मेंबर हो ही नहीं सकते। आज जिले में फिर जवाबदेही समिति नहीं है। अगर पुलिस के खिलाफ आप शिकायत करो, किसको करोगे? नया एक्ट ये कहता है कि वहां पर पब्लिक का एक आदमी बैठेगा जिसको मजिस्ट्रेट की पावर होगी। आपने अभी तक उस आदमी को देखा ही नहीं, नागौर है कहाँ पर वो, उसको जाके कंप्लेन करो कि साहब मेरे साथ ये अति हुई है। क्योंकि पुलिस की शिकायत आप SP को करोगे, DIG को करोगे, IG को करोगे, तो वो उनके ही लोग हैं, तो उनका पक्ष लेंगे, आप किसको बताओगे? तो वो जवाबदेही समिति भी नहीं बनी। हम लोग पुलिस कांस्टेबल्स की 8 घंटे की ड्यूटी की बात लगातार करते आ रहे हैं कि भाई इनको भी अपने घर पे जाना है, इनको भी अपने बच्चों के साथ रहना, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और हमने डिटेल में उनको प्लान दिया कि 8 घंटे की ड्यूटी कैसे हो सकती है, आपके पास कितनी फोर्स है, किसको कहाँ कहाँ तैनात करोगे ताकि 8 घंटे की ड्यूटी करे और दूसरे कर्मचारियों की तरह अपने परिवार के साथ जीवन जिए अच्छा सा। वो काम भी इनसे नहीं हो रहा है। मतलब इन 60-70 सालों में इनसे कुछ भी एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिस काम को दिखा सकते हैं कि जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो।
यही नागौर शहर है, इसमें हमने मुद्दा उठाया था कि ये RUIDP की जो स्कीम है वो फोल्ड, अस्पताल को आप बाहर लेके चले गए बिना बात, जरूरत नहीं थी। अभिनव राजस्थान पार्टी ने पिछले चुनाव में लिख कर दिया था कि अगर हमको नागौर की जनता मौका देगी तो सबसे पहला काम करेंगे उस अस्पताल को यहाँ लाएंगे। इस दुनिया में हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इस अस्पताल को 3 मंजिल का बनाने की जरूरत थी ताकि ये शहर के लोग आराम से कोई भी छोटी मोटी बात हो, महिला भी जाकर अपने बच्चों को दिखा के आ जाए। आप यहाँ से इतने किलोमीटर दूर ले जाकर पटक के आ गए उसको, और कोई बोला ही नहीं, कोई प्रतिनिधि बोला ही नहीं कि गलत हो रहा है। आज SMS अस्पताल वहीं पर है जहाँ था, आज अजमेर में JLN अस्पताल वहीं है, आज महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में वहीं पर है, बीकानेर में PBM अस्पताल वहीं है। किसी भी शहर में ऐसी असुविधा क्रिएट नहीं की नागौर में की, मतलब नागौर पे कोई गौर नहीं किया गया। सच यही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे मुद्दे हैं जो हम लगातार हमारे साथियों के साथ उठा रहे हैं और पूरे राजस्थान के गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं। साइलेंट रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं, मौन क्रांति घट रही है और गांव में लोग हमको समझ गए। ये अपने रथ लेके घूम रहे हैं, इनसे कोई बात नहीं करता। हम लोग जाते हैं, हमारे साथ गट्टों में बैठते हैं लोग, हमको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। वो कह रहे हैं हमारे दर्द की बात आप कर रहे हैं, हम उनके दर्द की बात कर रहे हैं। इसलिए अब हम उनके बहुत नजदीक जा चुके हैं और वो दर्द कितना ज़्यादा है वो संख्या में तब्दील होगा यहाँ पे 2 अक्टूबर को। और आप लोग देखेंगे कि ये हम जो अभी तक सुन रहे थे वो कुछ अलग कहानी थी और ग्राउंड पे कुछ अलग कहानी है। तो वो कहानी आप लोग उसके साक्षी बनेंगे नागौर में, उस कहानी को अपनी आंखों से देखेंगे कि इस तरह भी पब्लिक उमड़ती है क्या, पहली बार आपको दिखाई देगा। और नागौर को हमने जानबूझ के चुना इसलिए कि हम चाहते हैं कि नागौर से ये मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान में ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो इसको राजनीति में है नहीं, हम लोग इसको लोकनीति बोलते हैं। वो लोग राजनीति बोलते हैं, पॉलिटिक्स को हम लोग बोलते हैं लोकनीति। वो उस कहते हैं कि पॉलिसी फॉर रूल, राज करने के लिए नीति, हम कहते हैं पॉलिसी फॉर पब्लिक, लोगों के लिए नीति, लोकनीति जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। तो ये और एक गरिमा से नीचे हम कोई बात नहीं करते। आरोप लगाते हैं व्यवस्था पर, ये व्यवस्था पुलिस की ठीक नहीं है, व्यवस्था कॉलेज की ठीक नहीं है, इन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर उसका चरित्र हनन करना, वो भाषा बोलना, इस तरह की हम लोग कभी भी नहीं बोलते। और लोगों को हमारी बात बहुत पसंद आई। जबकि होता ही है कि जो कई पॉलिटिशियंस हैं, मैं के देखता हूँ गालियाँ वालियाँ बोलने की आदत है उनकी। अभी मैं 2-4 को सुन रहा था, इधर लोग बोल रहे हैं गालियाँ वालियाँ, उनको लग रहा है कि लोगों को गालियाँ पसंद है, क्योंकि लोगों को गालियाँ पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, ढंग से सुनना चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना भाई, फिल्में अगर बेकार आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा हिट होंगी, लोग ऐसा कहते हैं हार मान के। लेकिन जो अच्छी फिल्म बनाता है, मानो लगान फिल्म बनाई है, या ये जवान फिल्म बनी है, पठान फिल्म बनी है, गदर 2 बनी है, फिल्में ऐसी हिट होंगी। आप थोड़े दिन के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि लोगों की चॉइस गलत है। लोगों की चॉइस गलत नहीं है, आप उनको गलत समझ रहे हो। हम लोगों ने लोक नीति पे काम किया और हमको बहुत प्यार मिला, लोगों का इतना सम्मान मिला कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि लोग इतना ठीक सोचते हैं। नागौर में 2 तारीख को आपके सामने नज़ारा होगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस चुनावी प्रक्रिया में जितने भी लोग मीटिंगें कर रहे हैं, सारी पार्टियाँ कर रही है, उनकी अटेंडेंस देख लीजिए और हमारी अटेंडेंस को आप कैमरा कहीं भी घुमा के देखना, खुशियों खाने की जो, तो हम वैसे ही आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे, हमारे साथ लोग नहीं हैं। तो ये चुनौती स्वीकार करके हमने नागौर में कार्यक्रम रखा है और बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है और पूरे जोश से हमारे साथी आ रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं वो बड़े बड़े हैं। कई बार लोग उनको कहते हैं आपके साथ बड़े बड़े लोग कौन हैं? तो हमारे साथ बड़े लोग वही हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो खेत में तपते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वही लोग हमारे साथ आते हैं। उन सबको आप देखेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत लोगों से मिलना भी था। और आपके जो भी प्रश्न हो, जैसे भी हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, जो भी राजस्थान में संभव है आप उसके बारे में पूछेंगे। ये हमारा एजेंडा है, इसके लिए हम राजस्थान के सामने हैं और वो एजेंडा इतना ज़्यादा क्रांतिकारी होगा, बहुत सारी बातें हम आपको आउट भी नहीं कर पाएंगे अभी। उस दिन आपको सारी बातें पता चलेगी कि हमारे एजेंडे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच भी नहीं सकती, लेकिन जो सोसाइटी को चाहिए उस तरह का एजेंडा हमारा, और डाउन टू अर्थ है। इस बजट के अंदर क्या हो सकता है वही हमारी बातें, इससे बारे में कोई बात करते भी नहीं, जो संभव बात करते हैं। तो वो 2 अक्टूबर की हमारी एक तरह से आप कर दीजिए चुनावी बिगुल है, वो बजा रहे हैं अलग तरह का, उनसे तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल ही अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन संख्या के मामले में हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब आपने बात की थी कि भाई पिछले चुनाव आपने जीता था, कई पार्टियाँ आती हैं जो झूठे वादे करके जल्दी चले जाती है, लेकिन वो पूरे वादे नहीं करते। तो इस बार क्या आपको ऐसी गारंटी दोगे क्या? हमने पिछली बार भी स्टाम्प पे लिख के दिया था कि 500 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिख के दे रहे हैं कि पार्टी ये काम करेगी, इतने काम में करेगी, इसमें इतना रुपया लगेगा, पूरी डिटेल बताई थी कि ये हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे। और हमारे कैंडिडेट्स ने लिख कर दिया था कि हमारे कैंडिडेट ये काम करेंगे। हमने ये कहा था कि हमारा MLA गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह काम करेगा। जैसे एक स्कूल में टीचर जाता है, उसको पैसा मिलता है, स्कूल बराबर जाता है, पढ़ाता हुआ दिखाई देता है, तो हम उसको सैलरी देते हैं। हमारा MLA बिल्कुल 15 दिन आपको गांव में मिलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि आज इस गांव में गया, आज इस गांव में गया, इस तरह नौकरी करेगा, जिसके लिए उसको 3 लाख रुपये मिलते हैं। उसको रोज़ का 3000 रुपये मिलता है DA, उसको रोज़ का 3000 रुपये ड्राइवर का मिलता है, 3000 बाबू का मिलता है। और मैं राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र के गाँव में घुमाऊँ, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा है कि आपके MLA पिछली बार कब आए?
बोले साहब एमएलए 4 साल में तो कोई नहीं है। आंख मीच के पूछो कहीं पे भी, आए ही नहीं। आए तो किसी के ब्याह में आ गए, बांध बनाने के लिए, कोई मर गया तो आ गए, लेकिन यूं बात करने के लिए जिसके लिए उनको पैसा मिलता कभी भी नहीं आए कि आप पूछो लोगों से, फिर विधानसभा में जाके प्रश्न उठाओ। आपका काम तो है, मिलोगे तो प्रश्न उठाओगे। अब वो मिलते लोगों से है नहीं, और लोग डाक बंगले में सर्किट हाउस में जाके हाथ जोड़ के साफ साफ करते हैं। हम कह रहे हैं साफ साफ वाले कल्चर खत्म करेंगे। आपको फ़ोन है, आज इस गांव में आपका कार्यक्रम है, गांव के लोग बैठेंगे, आपको लिख के देंगे। आप मुनि भी तो उनके, आपको एक मुनि में तो रखा है कि लिख के देंगे, ये समस्या आप सोल्व करा के लाओ। मैं मुंह काट रहा हूँ, मैं वहाँ घूमूँ क्या? जब मैंने एक आदमी को वोट दे दिया, नोट दे दिया, तो मैं मेरा मुंह काट रहा हूँ, मैं मेरी दुकान पे बैठा हूँ, मैं मेरा टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने लिख के दे दिया, दिस इज माई प्रॉब्लम, आप जाके सोल्व करके ले आओ। आपको हमने पावर दी है सोल्व करने की। आपसे कलेक्टर बात करेगा, आपसे थानेदार बात करेगा, आपसे बात करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए हो ना। तो वो मैं हमारे एमएलए इस तरह से लिख के देंगे, इस बार भी स्टाम्प पे ये देंगे, फिर हमारे पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी लिख के देंगे। ऐसा नहीं कि जो जीत गए उसके बाद में कोई 10 करोड़ में खरीद ले, 20 करोड़ में खरीद ले, जैसे ये मंडियाँ लगती है। तो हमारा तो लिख के देंगे, दोनों चीज़ें हम लोग लिख के देंगे। पार्टी का एजेंडा जो हमारे 23 पॉइंट हैं, बिल्कुल क्लियर कट, हम ये काम करेंगे और ऐसे करेंगे, इतने टाइम में करेंगे, बिल्कुल झूठा झांसा एक भी नहीं देंगे, लिख के देंगे। और हम लोगों को कहेंगे कि अगर हम वादों पे खरा नहीं उतरते हैं तो कोर्ट में हमारे खिलाफ 420 का केस है, बिकॉज हमने आपके साथ धोखा किया, आपने भरोसा किया। पिछली बार लोगों ने भरोसा इसलिए नहीं किया कि वो हम छोटी पार्टी थे, जीतेंगे तो वैसे ही नहीं। उनको कहा यार आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, आंसू आ रहे थे लोगों के, यार ऐसा हो जाए जब तो कुछ नहीं, लेकिन अब आप जीतोगे नहीं, छोटी पार्टी तो करें क्या इसका? तो लोग इधर से उधर गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पिछली बार लोग आज जो मूड में, पिछली बार भी ऐसे ही मूड में थे ना। वो कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे, ना बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे, और तीसरे फ्रंट उनके समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, कोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो दोनों का डिफरेंस देखना, पिछली बार का दोनों का डिफरेंस मात्र 1.5 लाख वोटों का, कांग्रेस बीजेपी का। और आज भी पॉलिटिकल सिचुएशन राजस्थान के गांव गांव में यह है कि वो ना तो बीजेपी की मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, ना कांग्रेस के प्रति उनका कोई प्रेम है, चुपचाप बैठे हैं ऐसे, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई टल्ला मार रहा, कोई किधर मार रहा है, लेकिन चुपचाप बैठे हैं कि यार करें क्या, समझ में नहीं आ रहा। राजनीति ने हमको बहुत धोखा दिया। तो आपकी बात जो थी, हम लोग बाकायदा लिख के देंगे और बहुत ईमानदारी से लिख के देंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं। दूसरा, जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, अब तक जो राजनीति रही वो भाजपा कांग्रेस के बीच में जी। जैसे जिस विधानसभा में वो टिकट देते तो जाति बहुत जो जाति, तो उसको लेकर आप क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ कोई बदलाव की संभावना है? नहीं, उसमें बदलाव की अभी कोई संभावना नहीं है। आप अभी राजस्थान में किसी व्यक्ति को अपनी जाति के अलावा दूसरे को वोट देने के लिए तैयार कर लें, अभी ऐसा माहौल बना नहीं है। लोग अपनी जाति के अनुसार ही वोट देते हैं। हम लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, इस बार स्वीकार कर रहे हैं। पिछली बार हमने स्वीकार नहीं किया था, हम तो थोड़ा ज़्यादा सिद्धांत में चल गए थे। हमें लगा नहीं नहीं लोग बातें समझ लेंगे, तो हम व्यवहारिक रहेंगे। हम आदर्शात्मक तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन इन बातों पर टिके रहेंगे। उसी जाति का मान लो एमएलए बनता है, लेकिन वो एमएलए के हिसाब से ऐसे काम करता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं। अब वो खाली जाति के नाम से जीत जाए पर एमएलए की ड्यूटी नहीं कर रहा है और दूसरी सारी कौमों के साथ धोखा कर रहा है, अपनी कौम के साथ भी, तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम व्यवहारिक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे किसी समझौते में ना पड़े कि हमारी आत्मा ही मर जाए, हमने जीतने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को आगे कर दिया और फिर हमारी जो मूल आत्मा, मूल भाव मर जाए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन समाज के हम ऐसे ऐसे वर्गों को इसमें मैदान में उतारने वाले हैं जिसके बारे में कोई पार्टी ने अभी तक सोचा है। सर, अगर चुनाव के बाद त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाए तो फिर आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हमारा सिर्फ एक ही, हम तो आज कह रहे हैं, आज आपके सामने कह रहे हैं, हमारे तो वो 23 पॉइंट है। हमारे उस 23 पॉइंट पे कोई भी हाँ भरे, हम उस पर तैयार हैं। तो कांग्रेस या कोई बीजेपी, एनीबडी XYZ कोई भी पार्टी कह दे कि हम इस 23 पॉइंट पे काम करने को तैयार हैं, जो लिखित में जो जनता को हम लिख के दे के आए, जिसमें साइन करके आए, वो हो जाता है, क्या दिक्कत है? जैसे हमने कहा भाई हम कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे चाहते हैं, लिख दो इस पर, आप 8 घंटे कर दो, काम खत्म। हमारा अपना क्या है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो वो 23 पॉइंटों पे उतारना है। जैसे वार्ड सभा होनी चाहिए, गांव में वार्ड सभा हो और उसमें सारी पावर हो, उसमें सारे अधिकारी बैठे हैं, गांव का राज आना चाहिए, उसमें कोई तैयार है तो हमें दिक्कत ही नहीं। हर एक्ट, हम ये हर एक्ट और योजना जिसके लिए बनी, जैसे फसल बीमा योजना बनी, तो उस पर खड़े उतरना है। अब क्यों किसान उनके पीछे रोता रोता फिरे, मेरा नुकसान हुआ, मुझे बीमा मिलना चाहिए, मेरी मोटरसाइकिल का डैमेज हुआ, अपना आप सर्वेयर आता है, देखता है, मेरे को पैसा देता है, या मुझे इतना संघर्ष करना पड़ता है, और सारी व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, कंपनियों के साथ में। तो जो भी हमारे उस 23 मुद्दों के ऊपर लिख के देगा, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, स्टाम्प पे लिखना देना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई गठबंधन करेगा। ऐसा नहीं कि हमने फोटो खिंचवा ली, स्टाम्प पे लिख के देना पड़ेगा और लाइव बात होगी, जनता के सामने लाइव बात होगी कि ये करेंगे। लिख के देने के बाद क्या दिक्कत है? राजस्थान के अंदर आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है? हमारी पार्टी 200 सीटों में लड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली बार हमारा कैंडिडेट सादुल शहर में था, गंगानगर में, इधर हमारा कुशलगढ़ में कैंडिडेट था, लास्ट बांसवाड़ा के पॉइंट में था, इधर शिव बाड़मेर में हमारा कैंडिडेट था, इधर बहरोड में हमारा कैंडिडेट था। कोई जगह ऐसी बची नहीं जहाँ हमारे कैंडिडेट नहीं थे। और अब तो हमारा वर्क इतना ज़्यादा ग्राउंड पे हो चुका है कि 200 विधानसभा में बहुत प्यारे प्यारे कैंडिडेट्स होंगे, जिनको देखने के बाद लोगों को लगेगा हाँ ये कैंडिडेट तो हमको चाहिए थे। सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी घोषणा एक ही साथ होगी 4 नवंबर। इसकी डेट फिक्स हमारी 4 नवंबर।
उस दिन ही करेंगे।